रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, यूपीएससी भी नज़दीक आ रहा है, हरियाणा भी आने वाला है, तो अब हम क्यों ना मॉक सीरीज़ को लगाएं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ को लगाते हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो एक सीरीज़ है और कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू मैं रखूँ, राइट, जिससे कि हमारे एस्पिरेंट्स की तैयारी हो पाए। तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ईयर वास्को ड गामा अराइव एट कैलकाटा। राइट, तो हम अच्छी तरह जानते हैं वास्को ड गामा जो है वो 1498 में पहुँचे हैं, मई के महीने में। राइट, जैसे अब राजीव विहीर की किताब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम नाम से जो आती है, तो उसमें आपको दिखेगा कि मई 1498 दिया है। डेट जो स्पेसिफिक है, कोई कहता है 15 मई, कोई कहता है 20 मई, वो एक ऑथेंटिक डेटा नहीं है, बस इतना श्योर है कि मई में ये पहुँचे हैं और 1498, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, अब ये नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड से मेरा क्या मतलब है, जहाँ पर अभी क्रिश्चियनिटी नहीं फैली है, तो उन एरियाज़ पे कैप्चर करने के लिए या उन एरियाज़ के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं विवाद था किस किस के बीच, स्पेन और पोर्चुगीज़ के बीच। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैप में ये दोनों ही बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन हुआ था जिसे हम ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास कहते हैं। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास ये कब साइन हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1494 में ये साइन हुई थी, जिसमें हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, यानी कि जहाँ क्रिश्चियनिटी अभी नहीं पहुँची है, उसको डिवाइड किया गया। और ये टॉर्डेसिलास की ट्रीटी के अनुसार जो एक डिमार्केशन हुआ वो किस पॉइंट पे हुआ, तो वो हुआ वेस्ट ऑफ केप वर्डे आइलैंड, केप वर्डे आइलैंड। और ये केप वर्डे आइलैंड कहाँ है, ये है आपके अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में है ये। ठीक है, तो आपने देखा होगा 1494 में अब कहीं ना कहीं स्पेन और पोर्चुगीज़ के बीच ये डिसाइड हो चुका है कि जो केप ऑफ वर्डे आइलैंड है जो आपके अटलांटिक ओशन में पड़ता है, तो इसको एक समझ लेते हैं, ये केप ऑफ वर्डे आइलैंड्स है, ये वाला पॉइंट। तो ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे पोर्चुगीज़, और जो वेस्ट वाला है यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे स्पेन। तो इसीलिए अब निश्चिंत होकर भारत में आया जा सकता था, निश्चिंत होकर। ठीक है, किसी भी तरह का खतरा नहीं है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम देखें कि पहला पुर्तगाली कौन था जिसने केप ऑफ गुड होप का रास्ता, यानी कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, राइट, नीचे वाला ये वाला रूट कहलाता है केप ऑफ गुड होप। तो ये कहीं ना कहीं ये केप ऑफ गुड होप को ढूंढ लिया था बार्थोलोमियो डियाज़ ने, बार्थोलोमियो डियाज़। अब ये जब इन्होंने एक्सप्लोर किया था तो काफ़ी सीक्रेट वे में किया था। क्यों? क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज़ ने ये जो एक्सप्लोरेशन किया था, केप ऑफ गुड होप रास्ता ढूंढा था, डिस्कवर किया था इसके, वो 1487 में किया था। और 1487 में आप ध्यान से देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास जो साइन हुई है 1494 में हुई है। कब हुई है? 1494। तो इसीलिए ये पहले इन्होंने एक्सप्लोर किया है, तो काफ़ी सीक्रेट रखा गया इस मिशन को बार्थोलोमियो डियाज़ के द्वारा। परंतु जब हमारे वास्को ड गामा आए, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, जो वास्को ड गामा है वो जब आए, तो तब तो आपको मैंने डेट बता रखी है, वो 1498 है, यानी कि आफ्टर दी एग्रीमेंट दैट इज़ ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, तो वो ओपनली आए, राइट। तो यहाँ से मैं क्या समझ में आ रहा है, कभी आपसे पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप का रास्ता किसने डिस्कवर किया, तो यू हैव योर आंसर बार्थोलोमियो डियाज़, राइट। फिर हम जानते हैं ये रास्ता ऑलरेडी नोन था वास्को ड गामा को, और वास्को ड गामा कहीं ना कहीं इस रूट का इस्तेमाल करके मेडागास्कर तक पहुंच जाते हैं। और ये वाला मेडागास्कर वाला एरिया है। मेडागास्कर में उनको एज़ पर राजीव विहीर जी, इनको मिलते हैं अब्दुल माजिद। कौन मिलते हैं? अब्दुल माजिद, जो कहीं ना कहीं इनको भारत में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब्दुल माजिद। अब मैं राजीव विहीर क्यों कहा मैंने, क्योंकि सतीश चंद्र में इन्हीं का नाम इब्न माजिद रखा गया है। आई रिपीट, सतीश चंद्र में इन्हीं का नाम इब्न माजिद बोला गया है, और राजीव विहीर में अब्दुल माजिद। तो अभी मैं रेफरेंस दे रहा हूँ राजीव विहीर का, तो अब्दुल माजिद, राइट। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका, जो हमारे पहले पुर्तगालियों के जो वाइसरॉय बने, जैसे हमें 3 नाम हमेशा याद रखने चाहिए आपको वाइसरॉय के। पहला नाम है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा,
दूसरे हैं आपके अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु, अल्फोंसो डे अल्बुक्वेर्कु, ठीक है। और आगे चलकर ये दोनों तो कंटिन्यू सीरीज़ में है, पर जो मैं तीसरे बता रहा हूँ वो कंटिन्यू सीरीज़ में नहीं है, वो कुछ समय बाद आए हैं, पर इनका नाम आपने याद रखना, नीनो दा कुन्हा। ये 3 नाम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। और ये क्रोनोलॉजी भी है, पहले फ्रांसिस्को डे अल्मीडा आए, उसके तुरंत बाद अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु आए, फिर कुछ गैप के बाद नीनो दा कुन्हा आए, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर है कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर कौन लेके आया है, ये जो सोर्स थी ये थी हमारे पहले वाइसरॉय जो है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के द्वारा। अब फ्रांसिस्को डे अल्मीडा का कुछ डेटा मैं आपको दे देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है ये कब अपॉइंट हुए थे भारत में। तो ये अपॉइंट हुए थे भारत में 1505 में, 1505 में ये अपॉइंट हुए थे। और आपसे पूछा जा सकता है कितने सालों के लिए अपॉइंट हुए थे, तो आपने याद रखना है 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए। और इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी माफ़ कीजिएगा, इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी कि ये कंसोलिडेट करेंगे पोर्चुगीज़ का जितना भी एक 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 एम्पायर है भारत में, उसको वो कंसोलिडेट करेंगे। कैसे करेंगे? सीज़ करेंगे। कौन कौन से एरिया ये करेंगे? गल्फ़ ऑफ एडन को, गल्फ़ ऑफ एडन, हॉर्मूज़ जिसे ऑर्मूज़ भी कहा जाता है। ऑर्मूज़ एक ये स्ट्रेट है, संधि है। कहाँ पर है ये? पर्शियन गल्फ़ के पास। कहाँ पर है ये? पर्शियन गल्फ़ के पास। पर्शियन गल्फ़, ये पूछा जा सकता है आपसे स्ट्रेट क्या होती है या कहाँ पर इसकी लोकेशन है, तो ये पर्शियन गल्फ़ के पास है। और एक आपका मलक्का स्ट्रेट, और मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है? आप सिंगापुर में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये कंसोलिडेट करने के लिए इनसे कहा गया था। और इवेंचुअली हमें दिखता है कि भारत में जैसे 1505 में ये आए थे, पर हमें दिखता है कि 1508 में एक बैटल ऑफ चौल होता है। 1508 में क्या होता है? एक बैटल ऑफ चौल होता है, जहाँ पर इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि अचानक से आक्रमण कर दिया जाता है इजिप्शियन प्लस गुजरात, क्योंकि उस समय गुजरात में जो एम्पायर था वो मुस्लिम रूलर थे और इजिप्शियन में भी मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई एक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की हो रही थी, एक धार्मिक युद्ध में कन्वर्ट हो चुका था। इसीलिए अचानक से आक्रमण था और ये काफ़ी फ्लीट जो थी, ये जो जहाज़ का बेड़ा था काफ़ी बड़ा था, तो हमारे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के पुत्र इसमें शहीद हो गए। और हमें दिखता है इवेंचुअली 1509 में कहीं ना कहीं ये फ्रांसिस्को डे अल्मीडा है, ये बदला लेंगे, ठीक है। और यहीं पर हम फ्रांसिस्को डे अल्मीडा में एज़ पर द क्वेश्चन ब्लू वाटर पॉलिसी यही लेके आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी असल में था क्या? ये एक कार्टेज सिस्टम था, कार्टेज सिस्टम था। अब इस कार्टेज सिस्टम का क्या मतलब है? कार्टेज का मतलब होता है लाइसेंस, यानी कि जो भी इंडियन ओशन में मूवमेंट करेगा, जो भी शिप इंडियन ओशन में मूवमेंट करेगा, पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो मूव कर पाएगा, ठीक है। और लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा? पुर्तगालियों से लेना पड़ेगा। आई रिपीट, लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा? पुर्तगालियों से। तो क्यों ऐसा सिस्टम ये लाना चाहते थे? क्योंकि जिससे कि इनकी मोनोपोली बनी रहे और इनका रेवेन्यू जनरेट रहे, राइट। तो ये बात आपने ध्यान देनी है। हालांकि मीनवाइल ये कहीं और बिजी हो गए थे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस ब्लू वाटर पॉलिसी जिसमें ये लाइसेंस वाला जो एक सिस्टम लाने की बात की गई थी, इसको वास्तविकता का जो रूप दिया वो दिया इनके बाद जो आए थे अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु ने। इसीलिए कभी आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों का जो रियल फाउंडर है वो कौन है, तो आप याद रखेंगे वो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा नहीं है, वो है दूसरा वाला अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्चुगीज़ कंट्री। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से है जो पोर्चुगीज़ कंट्री को बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए, डुएटे बारबोसा ये बिलोंग करते हैं, डोमिंगो पाइस ये बिलोंग करते हैं, पीटर मुंडी नहीं करते हैं। तो याद रखना है पीटर गाइस, एक सेकंड, पीटर मुंडी का नाम याद रखना है, पीटर मुंडी के बारे में आपको डेटा देता हूँ। ये एक इंग्लिश मर्केंट है, ये इंग्लिश मर्केंट है, यानी कि इंग्लैंड के हैं ये। और ये जब भारत आए थे तो इन्होंने किसके कोर्ट में विज़िट किया था? शाहजहाँ। तो ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या मिलता है? व्हेन डिड वास्को ड गामा केम, ये तो हमने देख ही लिया है, मई 1498। तो फोर्थ तो हमारा पहले ही हमने डिस्कस किया है। अब फिफ्थ देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज़ वाइसरॉय इन इंडिया। तो मैंने बता ही दिया आपको, जो फर्स्ट वाइसरॉय हमारे बने हैं वो कौन बने हैं? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। तो बी ऑम्स फिफ्थ का जो है वो बी आंसर है, राइट। 3 साल के लिए आए थे।
6 का देख लेते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग हैड द वेलकम वास्को ड गामा एट कैलकटा। किसने वेलकम किया था? ये वेलकम किया था जैमोरीन ने। जैमोरीन ने वेलकम किया था। देखिए जैमोरीन बेसिकली एक टाइटल था, असल में ये व्यक्ति का नाम क्या था? समुद्री। समुद्री, मैंने क्या कहा? जैमोरीन बेसिकली एक टाइटल था, यानी कि यहाँ पर जो भी राजा बनता था वो उसको टाइटल दिया जाता था, उस राजा को राजा नहीं कहा जाता था, जैमोरीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जैमोरीन। असल में नाम क्या था? समुद्री। तो समुद्री ने वेलकम किया था किसका? वास्को ड गामा का। तो ऑप्शन के हिसाब से तो जैमोरीन में हम टिक करके आएंगे। आइए अब 7 देखते हैं। मैच द लिस्ट करनी है हमने। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। ठीक है, तो वास्को ड गामा कहाँ से हैं? ये हैं आपके पुर्तगाल से हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है बेसिकली हमारे इटली से हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में इटली तो दिख नहीं रहा है। और कैप्टन कुक तो हमारे ऑब्वियसली ये हमारे ब्रिटेन से हैं। और तैस्मैन कहाँ से हैं? तैस्मैन आपका हॉलैंड से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं वास्को ड गामा कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस बेसिकली इटली से हैं। कैप्टन कुक आपके ग्रेट ब्रिटेन से हैं। और तास्मान कहाँ से हैं आपके? ये हैं हॉलैंड से। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है वास्को ड गामा के हमने कहाँ लिंक करना है? 2 पे। तो 8-2 यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पर याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस में यहाँ पर कहीं भी हमें इटली नहीं दिखाई दे रहा, तो उस हिसाब से हम इसको स्पेन में डाल सकते हैं। राइट, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। पहला यूरोपियन कौन था? पोर्चुगीज़, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया। रियल फाउंडर कौन है? मैंने अभी आपको बताया था कि रियल फाउंडर कौन है। आपको याद रखना है, रियल फाउंडर में जब भी आएगा तो आपने याद रखना है, एक सेकेंड, 9th वाला क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं, 9th वाला। तो यहाँ पर है रियल फाउंडर कौन है, तो मैंने आपको बताया था दूसरे वाइसरॉय जो है अल्फोंसो डे अल्बुकर्कू। अल्बुक्वेर्कू, ये हैं आपके रियल फाउंडर। क्यों? क्योंकि इनके बारे में कुछ याद रखेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा? गोवा को कैप्चर किया इन्होंने। गोवा जो है हमारा उसको कैप्चर किया किन कब किया? 1510 पे, 1510 में इन्होंने कैप्चर किया। और ही वॉज द मैन जिन्होंने कहा कि लोकल वाइफ से शादी करो, क्योंकि ये एक मोनोपोली है, क्योंकि सती प्रथा हुआ करती थी। तो जिनका हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे उन यंग महिलाओं को 2 ऑप्शन दिए जाते थे, या तो वैरागी जीवन जिएंगी या उनको चिता में जलना होगा। तो जो वैरागी जीवन जीती थी उनसे मतलब अल्बुकर्कू ने अपने लोगों से कहा कि ये जो वैरागी जीवन जी रही हैं जो महिलाएं हैं इनसे आप शादी करिए। जब आप शादी करेंगे तो ये समाज आपको अपना लेगा। ठीक है, और यहीं के इन्हीं के दौरान अल्बुकर्कू के जो टेन्योर था, इसी दौरान एबॉलिशन ऑफ सती भी किया गया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इन्होंने प्रयास किए जो उस समय के समाज की जो कुप्रथाएं थी, जिससे लोग कहीं ना कहीं परेशान थे पर ओपनली कह नहीं पाते थे। पर ये अल्बुकर्कू के समय पर ये काफ़ी चीज़ें सॉल्व की गई, तो कहीं ना कहीं लोग इनसे प्रसन्न हुए। ठीक है, तो लोगों ने इनको अपनाया। तो इसीलिए हम कहते हैं रियल फाउंडर कौन है? दूसरे वाले वाइसरॉय जो है अल्फोंसो डे अल्बुकर्कू। ठीक है, आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th में हमें क्या मिलता है? विद द रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, लेट्स सी क्या है ये। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है कि द पोर्चुगीज़ कैप्चर गोवा इन 1499। नहीं 14, अभी मैंने बताया था कि गोवा को जो कैप्चर किया गया है वो कब किया गया है? 1510 में। 1510 में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट, ये बात आपने याद रखनी है। और क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट नॉट करेक्ट हो गया। फिर ये हमने सॉल्व कर दिया है, इसमें हमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो ऑब्वियसली क्या होगा? करेक्ट ही होंगे। एक सेकेंड गाइस। विच एंट्री यूरोपियन विच इस वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फुटरेस इन्होंने कहाँ बनाया है, ये पूछा जा रहा है। तो पोर्चुगीज़ का जो फर्स्ट फुटरेस बनाया गया है वो बनाया गया है कोच्चि में। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है बी। कैसे? क्योंकि देखिए जो पोर्चुगीज़ ने जो अपना पहला फोर्ट्रेस बनाया था ऑब्वियसली वो बनाया था कोच्चि में, जिसे कोचीन भी कहा जाता था पहले, कोचीन। और इस फोर्ट्रेस का नाम, इस किले का नाम इन्होंने रखा था फोर्ट इमैनुएल। फोर्ट इमैनुएल, EMMANUEL, इमैनुएल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो 12th का आंसर क्या है आपका? 11th का आंसर है आपका कोचीन। बी इज़ द राइट आंसर। 12th का देख लेते हैं। 12th का क्या है? हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड इन इंडिया। सी ट्रेड
इन इंडिया। ये हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप अ सी ट्रेड। ऑब्वियसली हमने देखा जो पुर्तगाली थे वही पहले आए थे, तो देवर, तो आंसर है सी, सी फॉर कैट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 13th वाला। ठीक है, 13th वाला, अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन स्टैब्लिश्ड बाय द पोर्चुगीज वॉज। क्वेश्चन नंबर 13 में तो यहाँ पर हमें देखना है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज, यहाँ पर जो जो फैक्ट्रीज दी गई हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हुगली वाला, हुगली। एक समय इसको पहले हुगली कहते थे, HUGLI, हुगली, अब हम इसको हुगली कहते हैं। और ये जो फैक्ट्री फाउंड की गई थी हुगली पे, वो फाउंड की गई थी पुर्तगालियों द्वारा 1537 में। ठीक है, 1537 में, क्योंकि एक प्लेस था यहाँ पर सतगांव, सतगांव का एक एरिया था, इसमें रूल करते थे लोकल रूलर। तो सतगांव का जब डाउनफॉल हुआ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक क्या कहेंगे, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, कहाँ, हुगली पे। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, बी आंसर, राइट। 14 देख लेते हैं, 14 का क्या है, विद द रेफरेंस टू दी पौंडीचेरी, राइट, विद रेफरेंस टू दी पौंडीचेरी, जो पुडुचेरी हो गया, आई गेस 2006 से ये चेंज हुआ है नाम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी याद रखिएगा, 2006 से ये नाम चेंज हुआ है। ठीक है, पौंडीचेरी का पुडुचेरी बना हुआ है। तो यह द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्चुगीज। ओके, द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी फ्रेंच, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, राइट। तो इसका आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि फर्स्ट यूरोपियन पावर ऑक्यूपाइड वर द पोर्चुगीज, हम जानते ही हैं। ठीक है, हालांकि आगे चल के जो पौंडीचेरी है वो फ्रेंच के पास चला गया था, वो आगे की बात है, फिलहाल इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय। हुगली, मैंने अभी बताया हुगली में कौन थे 15 में, पोर्चुगीज़। तो 15 का भी ए है। हु यूज्ड हुगली बेस ऑफ प्राइवेसी, ये सेम आ गया, फ्रेंच। ये भी आपका सी है, एक से क्वेश्चन आ गए थोड़े बहुत, सी, एक से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब एक से क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब देखिए कितना कॉपी हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो IAS के प्री 1995 में आया था, वही क्वेश्चन हमारे बिहार PCS 2019 का है। तो देखिए ये फ़ायदा होता है पुराने क्वेश्चन करने का, राइट, यहाँ से प्रूव होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को आप टैली कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कैलकटा। अच्छा, कैलकटा का फाउंडर कौन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जो कैलकटा यानी कि आज हम कोलकाता कहते हैं, इसके जो फाउंडर हैं वो हमेशा याद रखिएगा, वो हैं आपके जॉब चारनॉक, जॉब चारनॉक। कब, लगभग ये माना जाता है अराउंड 1690 में ये जो मॉडर्न सिटी आज के समय में आपको कोलकाता दिखती है वो बनाई गई थी। ठीक है, जॉब चारनॉक के द्वारा, लगभग कब, 1690 के आसपास। और जॉब चारनॉक कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये एक एजेंट हैं, किसके एजेंट हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, राइट। 18 वाला भी देखिए सेम है, डी ऑप्शन, 17 और 18 सेम है। देखिए 2004 का क्वेश्चन फिर यूपी PCS में पूछा गया था, और मेंस में आया था यूपी PCS के, और वही उत्तराखंड PCS का जो मेंस है 2006 में, वही क्वेश्चन आ गया, राइट। आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रूव होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट, क्योंकि ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, रिपीट तो होना ही। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है कि इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑब्वियसली वी ऑल नो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो मद्रास में बनी है, तो आंसर तो इसका मद्रास ही है। और हम ये भी देख लेते हैं कब बनी थी, ये बनी थी आपके, ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1688, 1688, 1688। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली कब इस्टेब्लिश हुई थी, साल पूछा जा सकता है, तो यू हैव 1688, राइट। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने वाले कौन है। ठीक है गाइस, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, एक सेकेंड। सॉरी गाइस, तो अब 20 क्वेश्चन देख रहे हैं। 20 क्वेश्चन क्या है आपका कि द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर। तो देखिए इसका जो फर्स्ट है जॉइंट स्टॉक जिन्होंने शुरू किया था वो है आपकी फ्रेंच ने आपका जॉइंट स्टॉक शुरू किया था, राइट। ये बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
यहाँ पर क्या है, द मॉडर्न कोच्चि वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये गलत हो गया, आपसे करेक्ट पूछा है ना। तो मॉडर्न कोच्चि वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, द डच डिफीटेड द पोर्चुगेज बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोच्चि, बी, ये भी गलत है, तो आपसे राइट पूछा है, राइट। तो ए और बी तो गलत है, देखिए, क्योंकि द मॉडर्न कोच्चि वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं था फिर, क्योंकि डच को तो हटा दिया था ना ब्रिटिशर्स ने, तो कोच्चि जो है फिर वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया था टिल इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्योंकि कोच्चि जो है, एक सिंह ये देख लेते हैं, 21 वाला जो है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा कोच्चि है, जो कोच्चि है वो डच के पास कब तक रहा, कोच्चि डच के पास कब तक रहा, ये रहा आपका 1663 से 1773 तक। उसके बाद ये किसके पास चला गया था, ब्रिटिश के पास चला गया था, कोच्चि किसके पास चला गया था, ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कब तक, टिल इंडिपेंडेंस। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो इनकरेक्ट है, बी वाला देखते हैं, पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, बी वाला देखते हैं क्या, द डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन दी मॉडर्न कोच्चि, देखिए फोर्ट विलियम तो आपका बंगाल में है, फोर्ट विलियम कहाँ आपका, बंगाल में है, तो ये भी गलत हो गया, राइट। फोर्ट विलियम कहाँ आपका, बंगाल में, हम अच्छी तरह जानते हैं, तो ये तो मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। सी वाला है, द मॉडर्न कोच्चि वॉज फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर, राइट। तो ये आपका जो सी आंसर है वो राइट आंसर है, क्योंकि डी वाला आप देखिए, द मॉडर्न कोच्चि नेवर बिकेम दी पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, मैंने अभी बताया मॉडर्न कोच्चि जो है वो 1773 से किसका पार्ट बन गया था, ब्रिटिशर्स का, तो मॉडर्न कोच्चि वॉज द फर्स्ट, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, एज पर दी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये बात आपने याद रखनी है, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आपने बस चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 22, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, द डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयरहाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजापति रूलर, नहीं 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 नहीं, ये गजापति रूलर वाली बात तो गलत है, ठीक है, इट्स नॉट गजापति रूलर, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, गजापति रूलर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। अल्फोंसो डे अल्बो कैप्चर द गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तानेट, ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। मैंने बताया था आपको, अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु ने गोवा को कब कैप्चर किया था, 1510 पे, राइट, तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 3, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फैक्ट्री ऑफ मद्रास ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड रिलीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव विजयनगरम, हाँ बिल्कुल, विजयनगर एम्पायर से इन्होंने लीज पे लिया था और मद्रास में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट सही, तो 2 और 3 सही है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया आर एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये नहीं है, नेशनलिज्म हमेशा था भारत में, क्योंकि नेशनलिज्म तो महाजनपदा के टाइम से ही था, तो ये उतना ऑथेंटिक नहीं है, बी है, द कंपनी आर्मी रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, द कंपनी आर्मी रिसीव वेस्टर्न, कंपनी आर्मी ट्रेनिंग एंड दे हैड अ मॉडर्न आर्म्स, बिल्कुल, क्योंकि ये कंपनी क्या करती थी, आपको पता ही है कि भारतीयों को शामिल रखती थी और उनको कहीं ना कहीं वेस्टर्न ट्रेनिंग देती थी, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ये बात उठ गई थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, सी है, इंडियन सोल्जर लैक्ड फाइडेलिटी कॉन्सिक्वेंटली एंड वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड, हाँ सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी है, क्योंकि भारत के साथ एक समस्या थी, जो भी पैसा ज़्यादा देता था उन्हीं के ये वफादारी हो जाती थी, यानी कि भारत के सैनिकों की या जो भारत के सैनिक हैं उनकी जो वफादारी होती थी वो ज़्यादा मनी बेस्ड थी, पैसे पे निर्भर होती थी। अब देखिए गरीबी है, तो गरीबी में पैसे की वैल्यू बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं और वो ज़िम्मेदारियाँ पैसे से ही निकलती है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका जो राइट आंसर है वो है सी, UPSC का क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग दैम टू ट्रेड इन इंडिया, ओके, देखिए ये वाले क्वेश्चन में ना काफ़ी विवाद हुआ था, पहले इसमें कहीं पर आपको दिखेगा कि लेवेंट कंपनी जो है उसको लाइसेंस दिया गया था, यानी कि पहला चार्टर जो मिला था क्वीन से वो लेवेंट कंपनी को मिला था, एग्जैक्टली मुझे डेट तो याद नहीं है, पर 1600 से पहले का है, बिफोर 1600,
और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, याद है, जिसको चार्टर दिया गया था 1600 पे क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, ये हमें पता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे लेवेंट कंपनी पे टिक मारा जाता था। पहले था क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए लेवेंट कंपनी जो है वो बनाई गई थी, वो भारत के लिए नहीं बनी थी। उसका मेन उद्देश्य था ओटोमन अम्पायर की तरफ जाने का। ओटोमन अम्पायर, अब ये ओटोमन अम्पायर क्या था? ओटोमन अम्पायर ये था, इसने जब हमारा बहुत बड़ा माइटी रोमन अम्पायर जब वो टूटा था ईस्ट और वेस्ट में, वेस्ट और ईस्ट में माइटी रोमन अम्पायर जब टूटा था और ईस्ट की राजधानी बेजेंटीन बनी थी, बेजेंटीन जो आजकल आपका इस्तांबुल है, तो बेजेंटीन बनी थी। तो बेजेंटीन पे कब्ज़ा कर लिया था ओटोमन टर्क्स ने 1453 में, तब से वो राज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लेवेंट कंपनी बनी थी वो एक्सप्लोर करना चाहती थी ओटोमन का, यानी कि आज का जो टर्की वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, उसका भारत से नहीं था। ये बात सत्य है कि लेवेंट कंपनी को पहले लाइसेंस दिया गया था, पर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया की बात की जाए, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड विद इंडिया की बात की जाए, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और अगर सिंपल से पूछा जाएगा कि अगर इन कंपनीज़ में सबसे पहले लाइसेंस किसको मिला, तब तो आप लेवेंट कंपनी को टिक करके आएंगे, पर अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड इन इंडिया पूछा जाएगा तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। 25th वाला देखते हैं। तो 24th का आंसर क्या है? बी। 25th का विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्पर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फॉर्म्ड इन लंडन। तो आप जानते ही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है 1600 पे, अभी मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है 1600 पे एलिजाबेथ वन के द्वारा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं अकबर की बात करूँ, तो अकबर का जो टेन्योर है वो है 1556 से 1605 तक। तो यहीं से हमारे पास आंसर आ गया 25th का ए, जो कि है अकबर। तो ऑप्शन इज ए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए 25 क्वेश्चन, अगर मैं रोज़ भी आपको 25 क्वेश्चन देता हूँ तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम तक आ जाते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद गाइस।